राज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदी में रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हैं। हम जो शिक्षा हासिल करते हैं, पढ़ाई जो हासिल करते हैं, उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें हमारा जीवन जीने के लिए जो आमदनी चाहिए, जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है पैसों की, वह मिलाने के लिए हमें नौकरी की सख्त आवश्यकता होती है। और जब हम बीए हिंदी विषय लेकर के बीए की उपाधि प्राप्त करते हैं या एमए की उपाधि प्राप्त करते हैं, तो उसके पश्चात हमें कौन सी नौकरी मिल सकती है, इस बात की जानकारी अगर हमारे छात्रों को हो जाए तो निश्चित तौर पर यह छात्र उसी ट्रैक से आगे जाएंगे और अलग अलग परीक्षाएं देंगे और उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो किसी भी विषय को लेकर अगर हम यह उपाधियां प्राप्त करते हैं तो हमें उसकी उन विषयों के आधार पर अलग अलग नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण इलाके के जो छात्र होते हैं, उन छात्रों को अधिकतर यह मालूम नहीं होता कि बीए हिंदी विषय लेकर के हम अगर हिंदी से बीए की उपाधि प्राप्त करते हैं या एमए की उपाधि प्राप्त करते हैं या फिर आगे इस विषय को लेकर हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें कौन कौन से सेक्टर्स में यानी कि क्षेत्रों में नौकरियां मिल सकती हैं। इन विषयों से आजकल के विद्यार्थी छात्र अनभिज्ञ हैं। इसी दृष्टि से आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बीच में स्किप ना करें, क्योंकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जो छात्र 12वीं उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने बीए प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश लिया है, वे सारे लोग छात्र 3 वर्षों के बाद या एमए करने के बाद सही ट्रैक से जाएंगे और उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही मनोरंजक है। तो आइए हम सीधे देखते हैं कि हिंदी विषय से बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। सबसे पहला क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। यह हम सबको मालूम है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें कौन सी नौकरी मिल सकती है और अधिकतर लोग यह नौकरियां प्राप्त करते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन, एक समय था कि उस समय में इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं थी, शिक्षक मिलते नहीं थे। लेकिन आज थोड़ा इसमें बदलाव आया हुआ है। इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों की तादाद भी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन या प्रतियोगिता दिखाई देती है। फिर भी नाराज़ न होकर के हमें पवित्र पोर्टल जैसी जो स्थितियाँ बन चुकी हैं या केंद्रीय पद्धति से जो परीक्षाएं पास करके जो हमें यह नौकरियां मिलती हैं, इसके मुताबिक हमें यह क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। इस दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो देखें कि संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता हिंदी में होने के कारण स्वतंत्रता के उपरांत भारत में अनिवार्य रूप से हिंदी का अध्यापन और अध्ययन किया जाने लगा है। सन 1952 ईस्वी में मुदालियार समिति और बाद में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को अधोलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। उसमें से पहली है मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो हमारी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा मराठी है। दूसरे हिंदी, अहिंदी भाषिक क्षेत्रों के लिए हिंदी अथवा एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए सीखना अनिवार्य है। इसलिए हम देखते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में मराठी होती है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है और तीसरी आंग्ल अर्थात अंग्रेजी, यानी कि तीनों भाषाओं को हमें अनिवार्य रूप से सीखना आवश्यक है। इसलिए माध्यमिक स्कूलों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, वहाँ पर भी हिंदी विषय से जो बीए बीएड की उपाधि प्राप्त करता है, उसे वहाँ पर अध्यापक की नौकरी माध्यमिक स्कूलों में मिलती है। अगर कोई व्यक्ति एमए बीएड की उपाधि प्राप्त करता है तो उसे जूनियर कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पर, यानी कि उच्च माध्यमिक जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर उन्हें अध्यापक की नौकरी मिल सकती है। ठीक इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यूजीसी द्वारा आयोजित जो नेट जेआरएफ परीक्षा होती हैं या सेट परीक्षा होती हैं, अगर वह परीक्षा अगर कोई छात्र पास होता है तो उसे सीनियर कॉलेज
यानी कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में उसे नौकरी, महाविद्यालयीन क्षेत्र में उसे अध्यापक की नौकरी मिल सकती है। उसके आगे भी अगर पीएचडी प्राप्त करता है तो यूनिवर्सिटी लेवल जो होता है विश्वविद्यालयीन स्तर पर उन्हें अध्यापक की नौकरी यानी कि सहायक प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक और सहयोगी प्राध्यापक और प्राध्यापक, इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इस तरह से हमें नौकरियां मिल सकती हैं। और हमारे विषय में अनुसंधान करने के लिए भी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, अलग अलग संगठनों द्वारा फेलोशिप्स हमें दी जाती हैं। उसके माध्यम से भी हमें एक अच्छा खासा शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और उसके बाद भी हमें नौकरी शिक्षा क्षेत्र में मिल सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीए और एमए और बीएड, एमएड, सेट, नेट, पीएचडी, इस तरह की उपाधियां प्राप्त करने के बाद में शिक्षा क्षेत्र में हम अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हर एक नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें हमारे अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत है और रोज़ कॉलेज में आकर के अपने गुरुओं द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। दूसरा सेक्टर है, क्षेत्र हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के क्षेत्रों में रोजगार, जैसे कि दूरदर्शन है, चित्रपट, आकाशवाणी और इंटरनेट आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी हिंदी के अनेक पद उपलब्ध होते हैं। दूरदर्शन से संबंधित कार्यक्रमों में कथा लेखन, पटकथा लेखन, संवाद लेखन और गीत लिखने के लिए एक अच्छे साहित्यकार की आवश्यकता होती है। हिंदी में उच्च शिक्षित व्यक्ति इन कार्यों को आसानी के साथ कर सकता है। हिंदी की वृत्तवाहिनियों के लिए अच्छे रिपोर्टर की जो आवश्यकता होती है वह एक हिंदी जानकार व्यक्ति उसकी पूर्ति कर सकता है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर की मांग प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिंदी फिल्मों में गीत लेखन है, गज़ल लेखन है, कहानियां हैं, चुटकुले हैं और प्रहसन आदि का सृजन करके भी धनार्जन प्राप्त किया जा सकता है। हिंदी पेज मेकिंग कला है, हिंदी डबिंग कला के माध्यम से भी रोजगार की उपलब्धियां हो सकती है। बाकायदा ऐसे कुछ स्कूल है कि वहां पर इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे हमारे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट जो केंद्र हैं वहाँ पर ये बहुत सारे कोर्सेस जो जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई प्राप्त की हैं उन्हें ये कोर्सेस वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ जाकर के हम एक अच्छा गीतकार बन सकते हैं, पटकथा लेखक भी बन सकते हैं। हमने देखा है कादर खान जैसे पटकथा लेखक उसी इंस्टीट्यूट से बने हुए हैं। तो इस तरह से हिंदी से हम जो हैं अनेक रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी हम रोजगार की उपलब्धियां, रोजगार को ढूंढ सकते हैं और समाज को भी सही दिशा देने का काम कर सकते हैं। दोनों कार्य इसमें समाविष्ट हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। एक अच्छे समाज की कल्पना उसके साहित्य की पर्याप्तता पर आधारित है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, यात्रा वर्णन, जीवनी और संस्मरण साहित्य के माध्यम से भी रोजगार की उपलब्धि कराई जा सकती है। अनेक सामाजिक उपन्यासों पर फिल्में बनाई गई हैं। हम देखते हैं कि हिंदी की वह जो फिल्म है तीसरी कसम, उस पर एक अच्छी खासी फिल्म पुराने ज़माने में बन चुकी थी। अनेक नाटकों पर और अन्य साहित्यिक विधाओं पर आधारित फिल्में भी बनती रहती हैं। आज विज्ञान, तंत्रज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों की हिंदी पुस्तकें लिखकर ज्ञान संवर्धन के साथ अर्थार्जन भी किया जा सकता है। यानी कि हमारे भारत सरकार की मंशा है कि बहुत सारे जो जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, डॉक्टरी फील्ड है, वहाँ की पढ़ाई भी हिंदी के माध्यम से होनी चाहिए। अर्थात जब इनकी पढ़ाई हिंदी में होगी तो ये किताबें भी हिंदी में लिखनी पड़ेगी और ये हिंदी में किताबें वही लिख सकता है जो हिंदी का अच्छा जानकार है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी विषय के हों, हाँ, खासतौर से हिंदी विषय की बात करें तो हमें अच्छा ज्ञान अगर हिंदी का है, हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी है, तो निश्चित तौर पर हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगला क्षेत्र है कार्यालयीन क्षेत्र। भारत सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रावधान के अनुसार सरकारी कार्यालयों के कार्य हिंदी में होने आवश्यक है। इसकी पूर्ति हेतु भारत सरकार के कार्यालय प्रतिवर्ष राजभाषा हिंदी पर 15,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा राशि खर्च करते हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च करने
का मकसद यही है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग ठीक तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत प्रावधानों के अधीनस्थ सभी सरकारी, गैर सरकारी और वैज्ञानिक संस्थानों के कार्य हिंदी में होते हैं। सभी कार्यालयों में हिंदी अनुवादक, टंकक, आशुलिपिक आदि के पद भरे जाते हैं। केवल पुणे शहर के प्रमुख कार्यालय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जैसे एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, भारतीय उष्णदेशीय मौसम अनुसंधानशाला IITM, रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय पुणे, उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला सुतारवाड़ी, हिंदी शिक्षण योजना पुणे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान आदि कार्यालयों में करीबन 25 हिंदी कर्मचारी कार्यरत हैं। ये डाटा जब मैं PhD का कार्य कर रहा था 2016-17 के दरमियान में, वहाँ मैंने पुणे के अलग अलग सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में जाकर जो डाटा प्राप्त किया था उसके आधार पर दी हुई यहाँ पर यह है सूची है। प्रस्तुत आंकड़े इसलिए दिए हैं कि केवल एक ही शहर में इतने हिंदी अधिकारी कार्यरत है, तो आपको अंदाज़ा लगाने की आवश्यकता है कि संपूर्ण महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में कितने हिंदी अधिकारियों के पद, राजभाषा ऑफिसर्स के पद भरे जाते होंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षाएं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में यह अधिकारी भरे जाते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन या पात्रता होती हैं। यमे हिंदी विषय से लेकर आपको उपाधि प्राप्त करनी आवश्यक है और यमे के स्तर तक, BA के स्तर तक अगर एक विषय हमारा अंग्रेजी कंपलसरी तौर पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, या फिर अंग्रेजी विषय से अगर हम MA की उपाधि प्राप्त करते हैं और BA के स्तर तक एक विषय अनिवार्य रूप में अगर हिंदी है, तो भी हम यह परीक्षा दे करके ट्रांसलेटर का पद है या अलग अलग कार्यालयों में हिंदी ऑफिसर की जो नौकरियां हैं वह हमें प्राप्त हो सकती हैं। हमारे ग्रामीण इलाके के छात्रों को यह मालूम नहीं होता है और हम कम पैमाने, मतलब अंग्रेजी हमें कम आती है, शायद इसीलिए यह उपाधियां या यह पद हमारे क्षेत्र के लोग नहीं मिला पाते हैं। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी और हिंदी और भारत की अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान होगा तो आपको नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए अगला क्षेत्र है बैंक और बीमा विभाग। भारत बहुभाषी राज्य होने के कारण बैंक और बीमा तथा डाक विभाग में हिंदी के माध्यम से ही कार्य होता रहता है। बैंकिंग कर्मचारी, बीमा कर्मचारी और डाक विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु भी अनेक हिंदी अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। बैंक और बीमा विभाग में कार्यरत अफसर और कर्मचारी वर्ग को हिंदी की जानकारी रखना अनिवार्य होता है। बैंक विभाग तथा अन्य कार्यालयों में अनिवार्य रूप से राजभाषा ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ती है। इन पदों पर भी यमे हिंदी उपाधि प्राप्त व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अर्थात बैंक और बीमा विभाग हैं, सरकारी कार्यालय जितने भी हैं उन सभी कार्यालयों में, सभी विभागों में हिंदी अधिकारी का होना आवश्यक होता है और उसका पद भरा जाता है। हमें अच्छी हिंदी आनी चाहिए और हिंदी पर हमें महारत हासिल होना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से, जो पढ़ रहे हैं छात्र, उन्हें अच्छी हिंदी प्राप्त करके ऐसे रोजगार के जो अवसर हैं, नौकरियां हैं, वह मिलानी चाहिए। अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद कला के माध्यम से भी अर्थार्जन किया जा सकता है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत है। कार्यालयीन अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद, मशीनी अनुवाद, मौखिक अनुवाद आदि के माध्यम से यह नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रतिवर्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले भी किया, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर आदि पद भरे जाते हैं। इस प्रयोजन को साध्य करने के लिए राजभाषा हिंदी अधिकारियों तथा अंग्रेजी हिंदी परस्पर अनुवादकों के कई पद केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों तथा उनकी प्रांतीय शाखाओं में स्थापित किए गए हैं और हिंदी और अंग्रेजी का पूरा ज्ञान और उनके प्रयोग में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करने वालों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। यानी कि साहित्यिक अनुवाद भी किया जा सकता है, साहित्येतर अनुवाद भी किया जा सकता है। अनुवाद 2 भाषाओं में होता है। 2 भाषाओं का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। समाज और संस्कृति का वहन भी साहित्य के माध्यम से होता है। हमारा भारतवर्ष लगभग 10 हिंदी भाषी राज्य, अन्य अहिंदी भाषी राज्यों से 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों से बना हुआ भारतवर्ष है। अगर हम भारत की संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर तो हम साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद जो है अनेक प्रांतीय भाषाओं के अच्छे साहित्य का अनुवाद हम
करके उस साहित्य को अखिल भारतीय स्तर तक और विश्व स्तर तक पहुंचा सकते हैं। आज हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है। कुछ सर्वे में ऐसा भी कहा जाता है कि बोलने के तौर पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चीनी एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर हिंदी है। अगर हम चाहें कि हिंदी के माध्यम से अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सके तो हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें अच्छे ढंग से पढ़ाई करने की आवश्यकता है, हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, प्रांतीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने इस वीडियो को सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।